आज़ादी के बाद 1954 में जब वक्फ बोर्ड का स्थापना हुई तो 1995 में इन्होंने चेंजेस लाए, 2013 में चेंजेस लाए। कुछ चेंजेस मैं बताता हूँ, उसके इम्प्लीकेशन भी बताता हूँ। पहले चलो इम्प्लीकेशन ही बता देता हूँ। तमिलनाडु में गांव है त्रिवेंद्रपुरम, 480 एकड़ की जमीन है उस गांव में। एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है। इस्लाम की स्थापना 1400 वर्ष पहले हुई थी, तो वक्फ तो उसके बाद ही आया होगा ना। वहां जाके कह दिया कि पूरा गांव की जमीन हमारी है, वक्फ वालों ने कहा। और 1995 में जो सेक्शन 40 लेकर आए, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि जो वक्फ की ने हाथ जहां रख दिया, वो यदि वक्फ वाले कहते हैं ये घर मेरा है, तो आपको प्रूव करना कि वो घर वक्फ का नहीं आपका है। दोस्तों, आज हमारे साथ देश के अखबारी जगत के, मीडिया जगत के एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनको 5 दशकों से ज़्यादा यानी 50 साल से ज़्यादा अखबारी दुनिया के विभिन्न आयामों का बहुत गहरा अनुभव है। उनका नाम सभी जानते हैं, आप भी जान लीजिए। उनका नाम आदरणीय श्री राकेश शर्मा। आपने बात मुसलमानों की, अब इस समय एक और देश के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, वक्फ की संपत्ति और वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन का। उसके ऊपर अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉकेट से मुस्लिम नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। वो इसका जबरदस्त मुखालफत करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी ऐसी साजिश है, कौन से बड़ा ऐसा एक खराब काम किया जा रहा है जिससे वक्फ के ऊपर जो है, वक्फ से जो लोग फायदा लेने वाले हैं वो अलग हैं, वक्फ को जो लोग शोषण करने वाले हैं वो अलग हैं, लेकिन आम मुसलमान का वक्फ से क्या फायदा होने वाला है? जो उसके नुमाइंदे, जो उसके सबसे बड़े खैरमख्वाह बने हुए हैं, जो लीडर्स, वो क्यों हंगामा मचाए हुए? आपकी इसके बारे में क्या राय है? सबसे पहले तो मैं विद ऑल ह्यूमिलिटी आपको करेक्ट करूंगा, सिर्फ मुसलमान नहीं। आज यदि आपने संसद देखी हो तो इंडी गठबंधन के हर आदमी ने इस बिल का विरोध किया है। राहुल गांधी के पार्टी के वेणुगोपाल ने, अखिलेश ने, ओवैसी ने, और जितने एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने, बंदोपाध्याय ने, टीएमसी के जो नेता, एक भी तो नहीं था जो इंडी गठबंधन का नेता हो। सिर्फ मुसलमानों को मत कहिए, हर इंडी गठबंधन का नेता। इसका एक ही कारण, तुष्टीकरण। वो इस बिल के मेरिट्स और डिमेरिट्स में बिल्कुल नहीं जा रहे। वो इस समय उनको मुसलमानों का वोट बैंक दिख रहा है कि हम इस बिल का अपोजिशन करेंगे तो हमें एन ब्लॉक वोट मिल जाएगा वहाँ का, हम मुसलमानों को अपने पक्ष में कर देंगे। हमेशा तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो आज इन्होंने किया, संसद भवन के अंदर जितने हंगामे किए, वो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए थे, मुसलमानों ने नहीं किए, पूरे इंडी गठबंधन ने किया। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, आपने मुसलमानों का नाम लिया तो मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा नहीं यार, ये तो सारा टोटल इंडी गठबंधन ने ये सब कुछ किया है। भाई सर, एक बात बताऊं, आज जो भी कुछ हुआ, राजेंद्र सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान में स्थापित की थी, उसी का इम्प्लीमेंटेशन था। एक भी कोई नई बात इसने नए बिल में नहीं डाली। जो इनके शासनकाल में रिकमेंडेशन आई थी, ये भय के कारण इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करी कि ये वोट बैंक हमसे छिटक जाएगा, हमने कुछ भी किया। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के हित में जितनी भी रिकमेंडेशन आई थी, वो इस बिल में इनकॉर्पोरेट करी है। ये बिल चंद लोगों का, मिट्टीबंद लोगों का वक्फ को अपना कब्जा बनाने का अड्डा बना दिया था। जिस वक्त के बाद 9 लाख एकड़ की जमीन हो, जिस वक्त के बाद 3 लाख प्रॉपर्टी अलग अलग किस्म की हो, और उसकी आबादी को कुल 200 करोड़ दिखाते हैं। 200 एकड़ का किसान जो है कमा लेता है इतना पैसा। आप 200 करोड़ कहाँ जाता वो पैसा? किसके लिए वक्फ बना था? गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए।
एक भी को ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दो जिस इस वक्त का उसको फायदा मिला हो। इन्होंने तरीके से तरह तरह से इस लोगों की जमीनों को हड़पने का संसाधन बनाया और कांग्रेस ने इसमें बड़ी भारी मदद की। आज़ादी के बाद 1954 में जब वक्फ बोर्ड का स्थापना हुई तो 1995 में इन्होंने चेंजेस लाए, 2013 में चेंजेस लाए। कुछ चेंजेस मैं बताता हूँ, उसके इम्प्लीकेशन भी बताता हूँ। पहले चलो इम्प्लीकेशन ही बता देता हूँ। तमिलनाडु में गांव है त्रिवेंद्रपुरम, 480 एकड़ की जमीन है उस गांव में। एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है। इस्लाम की स्थापना 1400 वर्ष पहले हुई थी, तो वक्त तो उसके बाद ही आया होगा ना। वहां जाके कह दिया कि पूरा गांव की जमीन हमारी है। वक्फ वालों ने कहा वो मंदिर भी हमारी जमीन पे बना हुआ है। अरे कैसा दुर्भावना वाली बात बता रहे हो, कैसे तुम कब्जा कर रहे हो एक पूरे गांव का। उस गांव की सबसे बड़ी बात यह है, खूबसूरती, 95% आबादी हिंदुओं की है। उस पूरी जमीन को अपना बता रहे। और एक उदाहरण सुन लीजिए, हैदराबाद में एक होटल बना, मैरियट होटल। कोई भी 5 स्टार होटल हजारों करोड़ से कम लागत से नहीं बनता। जब वह बिल्डिंग बन के तैयार हो गई मैरियट होटल की, उसको वक्फ में जाके कह दिया हमारी जमीन पे बना। वो तो धन्यवाद हो हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद का, तेलंगाना का, जो उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। क्या बात कर रहे हो आप, जाइए यहाँ से, विल नॉट एंटरटेन योर। बट दे हैड क्लेम्ड दैट मैरियट होटल ऑफ हैदराबाद बिलोंग्स टू द वक्फ प्रॉपर्टी। इसी तरह से इन्होंने लूटपाट करके पूरे देश के अंदर वक्फ की संपत्तियों का हत्याया। और 2013 में आपने यदि देखा हो, शाम को लगभग 4 बजे के करीब, 3 या 4 बजे के करीब, आम चुनाव 2014 का अनाउंसमेंट होता है, 5 मार्च 2014। और दिन में 11 या 12 बजे के करीब एक नोटिफिकेशन निकालती है कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार उस समय। सिर्फ 4 घंटे पर, क्या जल्दी थी कि दिल्ली की प्राइम 123 प्रॉपर्टियां वक्फ को दे दी, एक नोटिफिकेशन के जरिए। कैसे कैसे अत्याचार, कैसे कैसी साजिशें, कैसे कैसा तुष्टीकरण इस कांग्रेस पार्टी ने किया। और 1995 में जो सेक्शन 40 लेकर आए, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि जो वक्फ की ने हाथ जहां रख दिया, दीपक भाई आप जिस घर में रहते हो डिफेंस कॉलोनी में, मुझे मालूम है, वो यदि वक्फ वाले कहते हैं ये घर मेरा है, तो आपको प्रूव करना कि वो घर वक्फ का नहीं आपका है। और आप कहीं उसको प्रूव करने के लिए कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। उस ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन भी मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा, वहाँ का सलाहकार भी मुसलमान होगा, उनके सामने आपको प्रूव करना कि ये घर मेरा है। सारे कागज लेके घूमते रहिए। उन्होंने यदि निर्णय दे दिया कि नहीं ये आपका नहीं, वक्फ का ही है, आप घूमते रहिए। आपका बच्चे के बच्चा भी कोर्ट के अंदर जो है धक्के खाता रहेगा और वो आप परेशान होकर घूमते रहेंगे। ये अधिकार दिए इनको वक्फ को। तो यदि उसके अंदर असंतुलन किया कि कांग्रेस सरकार ने चेंजेस ला के वक्फ के अंदर, आज यदि उसकी भूल सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसको कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के हक में किया जा रहा है। जो आपकी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके इन अकॉर्डेंस किया जा रहा है। कहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं कहा। ये संसद में आज इन्होंने हिंदू मुस्लिम का विषय बनाने की कोशिश करी, बड़ा जबरदस्त किरण रिजिजू जी ने जवाब दिए हैं आज इन्हें। और यदि अच्छा अंदर आत्मा में सब जान रहे हैं कि ठीक हो रहा है, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति और अपने आप को एक दिखाने के लिए कि हम जो है मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं, उसके प्रयास में इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल में कुछ गलत नहीं, सही है। और आज ये जेपीसी के पास चला गया। जेपीसी में आपको वायदा करता हूँ, जेपीसी में तो हर पार्टी के सदस्य होंगे कि इसके अंदर पॉजिटिव सजेशंस देके इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पार्लियामेंट के बाद वापस भेजेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ का मुद्दा बना के ये प्रचारित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के विरोधी, एक चीज। दूसरा, सरकार अगर कहीं न कहीं इस मामले में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही है कि वक्फ से आम आदमी का, आम मुसलमान का क्या फायदा है, जितना भी आप खुल के बताया है, सरकार के द्वारा कहीं उसके प्रतिनिधि के द्वारा अब ये चीजें आम लोगों के बीच नहीं लाई। जरूरत इस बात की है कि वक्फ से आम मुसलमान को फायदा होगा कि नफा होगा कि नुकसान होगा,
इस सरकार को बताना चाहिए। सरकार क्यों, तो आज तारीख में अगर उसकी कोई प्रक्रिया मजबूत नहीं है उसके प्रचार प्रसार की, तो काउंटर ये किया जा रहा है कि मोदी मुस्लिमों के घनघोर विरोधी हैं। आपने भी उसको साफ किया, तो ऐसे में आप क्या समझते हो कि ये लैप्स कहां पर है? ये संपूर्ण देश में ये चीज को ठीक तरीके से प्रचारित क्यों नहीं हो पा रही? इसका एक ही कारण है, इंडी गठबंधन विपक्ष का राहुल गांधी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में सच को झूठ बताने का प्रयास। इस विषय पे जितनी डिबेट पिछले रविवार से आज तक चल रही है, हर भाजपा के प्रवक्ता ने इसकी अच्छाइयाँ बताने की कोशिश करी है। आज किरण रिजिजू ने एक एक पॉइंट के ऊपर इसके क्या फ़ायदा मुस्लिम जनता को होने वाले हैं, सियाओं को क्या फ़ायदा, सुन्नियों को क्या फ़ायदा, और बहरवी को क्या फ़ायदा, महिलाओं को क्या फ़ायदा, बच्चों को क्या फ़ायदा, खूब डिटेल में बताया है। यदि सदन के मंच के ऊपर, सदन के पटल के ऊपर खड़े होकर सब फ़ायदा बता रहे, तो हम कैसे कहते हैं कि भाजपा इसके फ़ायदे नहीं अनाउंस कर रही, नहीं बता रही? बिल्कुल बता रही है, लेकिन जिनको समझना है वो सोने का बहाना करें। एक कहावत है कि सोते को जगा दोगे, सोने का बहाना करने वाले को कैसे जगाओगे? ये सोने का बहाना कर रहे हैं, इनको सब मालूम है कि क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अपने वोट बैंक के खातिर, मोदी जी को बदनाम करने के खातिर ये अपना तुष्टीकरण का बिगुल बजाए जा रहे हैं, बांसुरी बजाए जा रहे हैं। ये उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाली है। मुस्लिम समाज भी ये समझने वाला है कि हमारे फ़ायदे के लिए बिल लाया जा रहा है। बहुत जल्दी समझ जाएगा, जिस प्रकार से डिटेल परिभाषित किया गया आज सदन के पटल के ऊपर, कल सब अखबारों में वही सब कुछ छपने वाला है। लोग देखेंगे तो इनके ऊपर थूकेंगे कि कितनी गलत प्रचार से, कितने गलत परिभाषित कर रहे हैं। कुछ मुसलमान नेता जैसे ओवैसी या दानिश अली या दूसरे ऐसे जो मौलाए हैं, उनको छोड़ दीजिए, बाकी मुसलमान भी सब इसके अंदर एग्री करेंगे कि जो परिवर्तन इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं मुसलमानों के पक्ष में है। वक्फ के अंदर कोई भी ऐसी परिवर्तन नहीं किया जा रहा जो उनके अहित में हो, और इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का तो प्रश्न ही नहीं है। कैसे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? हिंदुओं को कौन सा इसमें गारंटी मिल रही है? इसके अंदर हिंदुओं को कहाँ बांटा जा रहा है? कुछ भी तो है नहीं। उन्हीं के समाज के लिए जो कार्य अच्छे किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को इनका क्रेडिट ना आया, फैला दो पूरे भारत में ये मुसलमानों पे हल्का हमला। कौन सा हमला कर दिया यार? तो तुम्हारे को इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तुम्हारे को उस ज़मीन में अपना अधिकार जो आपका है वो देने की जा रहे हैं। आपकी ज़मीन जो कब्जा रहे हैं उनसे उस ज़मीन को सही उसके प्रार्थियों के पास बंटवाने की बात की जा रही है। इसमें नुकसान क्या है? सिर्फ नुकसान ये है कि मोदी जी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए और देश के अंदर बलवा कैसे मचवाए। CAA पे बदला, NRC पे बदला, ट्रिपल तलाक पे बदला, 370 हटाने पे बदला, अब वक्फ बोर्ड पे बदला। हर चीज़ जो अच्छी की जा रही, क्या ट्रिपल तलाक को ख़त्म करके मोदी ने ख़राब किया? क्या 370 वहाँ हटाने के बाद कुछ ख़राब किया? क्या खराबी कर दी मोदी जी ने आज तक? एक प्रचार, मोदी जी मुसलमान विरोधी हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। हमारे संविधान को बदले बिना ये नहीं हो सकता। और मोदी जी ने अपने इलेक्शन के भाषणों में कितनी बार कहा, यदि बाबा साहब अम्बेडकर भी दोबारा आ जाए तो कोई इस देश का संविधान नहीं बदल सकता। कितनी चैलेंज के साथ, कितनी मजबूती के साथ इस बात। लेकिन दुष्प्रचार कि संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को कुचल देंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, हम 8,500 रुपये 5 जून को आपके खाते में डाल दें। मेरी भोली जनता इनके बहकावे में आ गई। अब नहीं आने वाले दीपक भाई। अच्छा राकेश जी, इन सारी परिस्थितियों को लेकर आप मीडिया का क्या रोल समझते हैं? मीडिया अलग अलग तरीके से उसके बारे में एक हमेशा आलोचनाओं में कुछ ज्यादा रह रही, उसके कार्यकलाप के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका इतने लंबे समय तक विभिन्न संस्थानों से जुड़े रहने के बाद और समय इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट होने के बाद आपका एक इंडिपेंडेंट आकलन क्या है? एक शब्द में कहूँ, एक वाक्य में, रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग फैक्चुअली। जो कुछ हो रहा है वो एकदम सच्चाई के साथ उसको दिखाना चाहिए, और जो कमेंट्री आप करते हैं वो राष्ट्र हित में करनी चाहिए। उसमें कोई पॉलिटिकली आइडियोलॉजी आपको इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए। जो राष्ट्र हित में उसे लिखो, जो राष्ट्र हित में उसे दिखाओ।
यही संदेश है। यदि ये मीडिया ने ये रोल अपना पूरा कर दिया तो मीडिया अपना बिल्कुल सफलतम कार्य कर दिया, क्योंकि जो घटित हो रहा है उसको तो नहीं छुपा सकते ना आप। यदि कोई किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना से नवमी के जुलूस के ऊपर बम मार रहा है, तलवारबाजी कर रहा है, हुड़दंग मचवा रहा है, या कुछ और हो रहा है, कहीं कोई लिंचिंग हो रही है, कहीं गाली गुप्तार हो रहा है, कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं जमीन जिहाद हो रहा है, उसको एज इट इज दिखाइए। लेकिन देश हित में क्या है? रिपोर्ट फैक्चुअली, कमेंट नेशनली। लेकिन कहीं आपको लगता है कि जो यंग जनरेशन मीडिया में आ रही है उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या इस तरीके की सीख, जैसे आपके समय की स्कूलिंग होती थी, बड़े बड़े संपादक नए आने वाले लोगों को उसके कुछ इथिक्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, वर्किंग के बारे में बताते थे। 10-10 बार हम सब लोगों को दौड़ाया जाता था पुष्टि के लिए, रात को 12-12 बजे तक बैठाया जाता कि जब फोन नहीं मिलता था तो घरों के बाहर लोग खड़े रहते थे। क्या बताइए, क्या आपको लगता है इसमें कमी आई है लोगों की शिक्षा में, या वो सिखाने वाले समझाने वाले पत्रकारिता में उनकी कमी नहीं? कोई कमी नहीं है। हमारे समय में सूचना के माध्यम बहुत लिमिटेड होते थे। आज हर व्यक्ति विश्व को अपने इस मोबाइल में लेके चलता है, सब कुछ ज्ञात है उन्हें। लेकिन फिर मैं कहूँगा कुछ विदेशी शक्तियाँ लुटेन दिल्ली में, राज्यों की राजधानियों में घूम रही हैं, नवयुवक पत्रकारों को पटाती हैं, घेरती हैं, उनको तरह तरह के लालच देती हैं और उनके हित की बातें लिखवाती हैं। उससे सतर्क होने की जरूरत है, उससे बहुत सतर्क होने की जरूरत है। छोटे लालच में नव पत्रकारों को बिल्कुल नहीं फंसना है, राष्ट्र हित के अंदर हर काम करना। ये मुझे संदेश है। थिंक कि वो क्यों आपको महंगा गिफ्ट दे रहा है। कोई आदमी, अनजान आदमी आके अचानक ही आपको महंगा गिफ्ट, आपको विदेश यात्रा का प्रलोभन देता है, अपने देश में घुमाने का प्रलोभन देता है, ये फैमिली के साथ वेकेशन पे, क्या इंटरेस्ट किसका होता है यार? कोई 10 रुपये नहीं खर्च करता किसी पे। उनको पहचानना चाहिए उन तत्वों को। अपने राष्ट्र के खिलाफ कभी नहीं लिखना चाहिए, किसी के उकसावे में आके, किसी के लालच देने के ऊपर आके, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों चाहे विदेशी शक्तियां हों। सब कुछ प्रपंच चल रहा है, सब कुछ षड्यंत्र चल रहा है, उससे बचना है। अंत में राकेश जी, भारत एक विकसित राष्ट्र बने 2047 तक, इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों को, मीडिया को, राजनेताओं को, आम व्यक्ति को, इन सबके बारे में आपका क्या अनुभव युक्त संदेश है? मेरे देशवासियों, किसी भी देश की तरक्की, उन्नति, प्रगति को देखकर जो लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं, अनेक अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे, हर क्षेत्र में रचेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति हो। उनसे सजग हो, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। राष्ट्र फिर गुलामी की जंजीरों में हजारों साल पीछे चला जाएगा यदि हम इन षड्यंत्र के अंदर फंस गए। इनके किसी षड्यंत्र में हमें फंसना नहीं है, और अपने देश को विकसित राष्ट्र का जो एक नारा है उसको सच्चाई में बदलने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करके उसके अंदर पीछे लग जाना है। राष्ट्र प्रथम की भावना से लग जाना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना है। जब आप मजबूत राष्ट्र बनेंगे, पूरा विश्व आपकी तरफ देगा, पूरा विश्व आपकी इज्जत करेगा, पूरा विश्व आपके देश में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, बढ़ेगा। इस अराजकता में, हिंसा में, तोड़ फोड़ में जो लोग अबोधपन में चले जाते हैं, उनको समझाइए कि राजनेता आपको कुछ नहीं देने वाले, बहका रहे हैं। इनके बहकावे में मत आके अपने देश के तरक्की के अंदर पार्टनर बनिए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अपने अनुभव से युक्त चीज़ें बताई, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद दीपक भाई, धन्यवाद दर्शकों।